Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahir Jameel and I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is compounding and dispensing. So starting with the topic of compounding and dispensing. Compounding, it is a specialized process to change dosage form, for example solid to liquid, and includes the preparation, mixing, packaging or labeling of a drug in response to a prescription written by a licensed practitioner according to the need of a patient. Compounding हमारे पास एक specialized process है जिसमें आप drugs की preparation करते हैं, mixing करते हैं, packaging, labeling करते हैं according to a prescription and according to the needs of a patients. Dispensing क्या है? Dispensing is a pharmacy act and consists of removal of 2 or more doses from bulk drug container and placing them in another container envelope for later use by a patient. Dispensing में आपको ड्रग बनानी नहीं होती, जस्ट आपने बल्क कंटेनर से जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रग क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसमें आपने अपनी डोजेज़ लेनी होती हैं, उसको आपने फिर कंटेनर या एनवेलप में प्लेस करना होता है ताकि वो पेशेंट फिर यूज़ कर सके. कंपाउंडिंग में आप मिक्सिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और डिस्पेंसिंग में जस्ट आप बल्क ड्रग कंटेनर से अपनी डोजेस लेते हैं और किसी और कंटेनर में या एनवेलप में डालकर पेशेंट को दे देते हैं. Dispensing is concerned with the preparation and supply of medications या medicines. Dispensing में just आप medicines की supply करते हैं या preparation करते हैं, जैसे कि आप bulk drug container से लेके drug को किसी और container या envelope में डाल दें. Then we have general guidelines for the compounding and dispensing. General कुछ guidelines है जिसके according ही आपने compounding और dispensing करनी होती है. तो first है हमारे पास wear a freshly laundered overall coat. आपने overall coat must पहनना होता है. Dispensing bench equipments and container must be clean. जहाँ पे आप dispense कर रहे हैं वो bench, desk या table, equipments और containers आपके clean होने चाहिए. Read the prescription carefully. Make sure you understand it and that is legally करेक्ट. आपने प्रिस्क्रिप्शन को फिर रीड करना है और आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो लीगली करेक्ट है या नहीं. Ensure that the prescription has the name and signature of the prescriber and the stamp of health center. आपने ये भी देखना है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ने लिखा है भी या नहीं. उसका नेम, सिग्नेचर, डेट के साथ मस्ट है और स्टैम्प भी होनी चाहिए. Ensure that the prescription is dated and has the name of the patient. आपने ये ज़रूर देखना है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट है और पेशेंट जिसको आप डिस्पेंस करें मेडिकेशंस उस पेशेंट का नाम प्रेजेंट है या नहीं. Confirm that there are no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in the preparation. आपने ये कंफर्म करना है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्रग्स की, कंपाउंडिंग कर रहे हैं या डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, उनमें कोई भी फार्मास्यूटिकल या थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ ना हो, कोई इंटरेक्शन वगैरह ना हो ड्रग का कंटेनर के साथ या ड्रग का एक्सिपिएंट्स के साथ या जो भी हो. आपने वो सारे इंटरेक्शंस पहले से देखने हैं कि वो प्रेजेंट हैं या नहीं. इफ़ नेसेसरी फाइंड द फार्मूला ऑफ द प्रिपरेशन. अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप प्रिपरेशन का फार्मूला भी चेक कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रेफर टू योर प्रैक्टिकल नोटबुक. अगर आपको डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग का किसी भी ड्रग का सही तरीका नहीं आता तो आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक को भी फॉलो कर सकते हैं. सेलेक्ट एंड वेट दी करेक्ट इंग्रेडिएंट्स. आपने हमेशा इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करना है और वेट करना है. ऑलवेज रिटर्न द इंग्रेडिएंट्स बैक टू देयर प्लेस. जहाँ से आपने अपने इंग्रेडिएंट्स उठाए होते हैं वापस वहीं आपने अपने कंटेनर्स को रखना होता है. बैलेंस मस्ट बी टेयर्ड बिफोर यूज़. जब भी आप वेट बैलेंस को यूज़ करें तो आपने हमेशा उसको टेयर करना है, ज़ीरो पर वापस लेकर आना है. बैलेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन अ एयर फ्री प्लेस. आपने अपने बैलेंस को एयर फ्री प्लेस में रखना है. नेवर वेट लेस दैन मिनिमम और मोर दैन मैक्सिमम वेट डिक्लेयर्ड ऑन द बैलेंस. आपने कभी भी वेट गलत नहीं चेक करना, ना मिनिमम ना मैक्सिमम. आपने एग्जैक्ट डोज कैलकुलेट करनी है, एग्जैक्ट अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है. कलेक्ट द करेक्ट कंटेनर एंड क्लोजर. आपने फिर अकॉर्डिंग टू ड्रग आपने कंटेनर को, क्लोजर को सिलेक्ट करना है. लुक अप द स्टोरेज कंडीशंस फॉर द प्रिपरेशन. आपने प्रिपरेशन की स्टोरेज कंडीशंस भी देखनी है डिस्पेंसिंग के बाद. व्हेन द मेन लेबल एंड कलेक्ट एनी स्पेशल लेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड. आपने फिर मेन लेबल को भी लिखना है, उसको कलेक्ट करना है और कोई अगर आपने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है तो उसको भी आप लेबल कर सकते हैं. चेक द लेबल्स एंड फिक्स देम टू द कंटेनर. आपने लेबल को चेक करना है और आपने उसको कंटेनर के साथ फिक्स करना है.
पैक द प्रिपरेशन इन अ सुटेबल कंटेनर, फिर आपने अपनी प्रिपरेशन को एक सुटेबल कंटेनर में पैक कर देना है। चेक द फिनिश्ड प्रिपरेशन, पैक द कंटेनर इन सुटेबल बॉक्स एंड राइट द पेशेंट नेम एंड एड्रेस, फिर आपने कंटेनर के ऊपर पेशेंट का नाम और एड्रेस भी लिखना है। आपने अपने रजिस्टर्स में भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और वो रिकॉर्ड आप 2 ईयर्स तक अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। जितने भी टाइम आप रखना चाहें अकॉर्डिंग टू लॉ आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 2 ईयर्स तक रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखें। Then we have extemporaneous dispensing. The WHO defines extemporaneous dispensing or preparation as the technique used by pharmacists to produce medicines within their pharmacy from ingredients when no commercially available authorized age-appropriate dosage form exists. Extemporaneous dispensing वो dispensing होती है जो आप according to prescription on spot prepare करें, और ये pharmacist इसलिए prepare करते हैं ताकि वो medicines को produce कर सके अपनी pharmacy के अंदर जब आपके पास ऐसा ingredient जो commercially available ना हो लेकिन पेशेंट की नीड हो या एज अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म प्रेजेंट ना हो, ऑथराइज्ड ना हो, तो आप टेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट ऑन स्पॉट आप अपनी डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। सिंपली वी कैन से एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग इज प्रिपरेशन ऑफ एनी डोजेज फॉर्म एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग बेसिकली आप डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। दिस इज डन व्हेन देयर इज नो अप्रोप्रिएट कमर्शियली मेडिसिनल प्रोडक्ट आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। ये आप तब करते हैं जब आपके पास कमर्शियली ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता लेकिन वो पेशेंट की नीड होता है, तो आप उस वक्त प्रिपेयर कर लेते और पेशेंट को डिस्पेंस कर देते। What are the reasons for requesting an extemporaneous preparation? ऐसी क्या reasons हो सकती हैं जब आप extemporaneous preparation की तरफ जाते हैं? तो फर्स्ट है हमारे पास appropriate licensed formulation unavailable। हमारे पास appropriate licensed formulation available नहीं होती लेकिन पेशेंट की नीड होती है, तो तब आप extemporaneous dispensing की तरफ जा सकते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड ओनली टैबलेट कैप्सूल्स आर अवेलेबल। आप तब भी एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग की तरफ जाते हैं जब आपने लिक्विड डोजेज फॉर्म बनानी हो लेकिन उस फॉर्मूलेशन की सिर्फ टैबलेट्स या कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हो, तो आप लिक्विड डोजेज फॉर्म भी उसको बना सकते हैं। टैबलेट्स को आप क्रश करके और उसको किसी भी सुटेबल व्हीकल में डिज़ोल्व करके आप एज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म भी पेशेंट्स को डिस्पेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए भी हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं कि ऐसा पेशेंट जिसके लिए टैबलेट्स या कैप्सूल्स सुटेबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप लिक्विड डोजेज फॉर्म उनको एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग के थ्रू ऑन स्पॉट प्रिपेयर करके पेशेंट को डिस्पेंस कर देते हैं। डाइल्यूशन ऑफ क्रीम ऑइंटमेंट्स व्हेन हायर स्ट्रेंथ ओनली अवेलेबल। आप एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग तब भी कर सकते हैं जब आपने अपनी क्रीम्स और ऑइंटमेंट की डाइल्यूशन करनी हो लेकिन मार्केट में सिर्फ आपके पास हायर स्ट्रेंथ की क्रीम्स या ऑइंटमेंट प्रेजेंट होती है, तो आप उसको डाइल्यूट करके भी पेशेंट को दे सकते हैं। एलर्जी टू एक्सीपियंट्स इन लाइसेंस्ड प्रिपरेशन। आप एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग की तरफ तब भी जाते हैं जब आपके पास मार्केट में कोई भी ड्रग अवेलेबल है और उसके एक्सीपियंट से आपको एलर्जी। एक्सीपियंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ जब आप नॉन एक्टिव सब्सटेंसेस ऐड करते हैं ताकि आपकी ड्रग फॉर्मुलेशन स्टेबल रहे, तो उसको आप एक्सीपियंट कहते हैं। तो अगर आपको एक्सीपियंट से एलर्जी है, जैसे कि कोई फ्लेवरिंग एजेंट हो गया या कोई भी और एक्सीपियंट हो गया, अगर आप उससे एलर्जिक हैं तो आप भी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं। देन वी हैव शुगर और अल्कोहल कंटेंट ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन टू हाई फॉर द पेशेंट्स। अगर आपके पास जो मार्केट में डोजेज फॉर्म अवेलेबल है उसका शुगर या अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन पेशेंट की नीड है, तो आप तब भी एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग कर सकते हैं और ऐसा डोजेज फॉर्म डिस्पेंस कर सकते हैं पेशेंट को ख़ुद प्रिपेयर करके जिसमें शुगर या अल्कोहल कंटेंट कम हो और पेशेंट इजीली उसको यूज़ कर सके। तो ये थे कुछ रीज़न्स जिसके लिए आप एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं कि जब आपके पास मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट डोजेज फॉर्म अवेलेबल ना हो लेकिन पेशेंट की नीड हो, जब आपको लिक्विड डोजेज फॉर्म चाहिए हो लेकिन मार्केट में सिर्फ आपको टैबलेट्स और कैप्सूल्स मिलेंगे, आप जब अपनी क्रीम्स की ऑइंटमेंट की डाइल्यूशन करना चाहते हैं, जब आपके पास सिर्फ हायर स्ट्रेंथ प्रेजेंट हो मार्केट में, अगर आप किसी भी एक्सीपिएंट से एलर्जिक हैं तो तब भी आप एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग की तरफ जाते हैं। अगर आपके लिक्विड प्रिपरेशन में शुगर या अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो पेशेंट के लिए हार्मफुल है, तो तब भी आप एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं।
देन वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स इन डिस्पेंसिंग। कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप डिस्पेंसिंग करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मिक्सिंग। मिक्सिंग हम किस लिए करते हैं? टू इंश्योर एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। आपकी मिक्सिंग प्रॉपर होगी तो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और आप उसको फिर इजीली अपने पेशेंट्स को डिस्पेंस कर सकते हैं। तो मिक्सिंग में हम डिफरेंट वो यूज़ कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को मिक्स करना हो, कोई भी ड्रग डिस्पेंस करनी है, तो आप उसकी सिंपली स्टिरिंग करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और शेक करके पेशेंट को डिस्पेंस कर देंगे। मिक्सिंग सॉलिड विद लिक्विड। अगर आपने सॉलिड और लिक्विड्स को एक साथ मिक्स करना है तो आपने पहले उसकी सॉलिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, फिर आप पार्टिकल साइज़ को भी रिड्यूस करके लिक्विड में उसको इजीली डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो सॉलिड का आप पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करेंगे, उसको क्रश करेंगे और लिक्विड में इजीली उसको मिक्स करके आप पेशेंट्स को डिस्पेंस कर सकते हैं। इसीलिए आपके सारे इक्विपमेंट्स, आपकी डिस्पेंसिंग बेंच हमेशा क्लीन होनी चाहिए। मिक्सिंग सॉलिड विद सॉलिड। अगर आपने 2 सॉलिड को मिक्स करना है तो आपने क्या करना है कि आपने मॉर्टर और पेस्टल को करेक्टली यूज़ करना है। दोनों सॉलिड को आपने क्रश करना है, मिक्स करना है और फिर आपने उसको डिस्पेंस करना है। मिक्सिंग सेमी सॉलिड। अगर आपने सेमी सॉलिड्स को बनाना है, जैसे कि हम ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स की हमने बात की थी इससे पहली स्लाइड में, कि अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ अवेलेबल है जो कि हाई है, पेशेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को कम करके भी आप सेमी सॉलिड की मिक्सिंग करके पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। डबलिंग अप टेक्निक फिर आप सेकेंडली यूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग के बाद। इफ़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर इज़ टू बी मिक्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर। अगर आप डिस्पेंसिंग के दौरान एक स्मॉल क्वांटिटी लें और उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर के साथ मिक्स कर लें तो आप डबल अप भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना होता है? फर्स्ट प्लेस द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इन वाटर, देन ऐड द सेकेंड इंग्रेडिएंट इन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम टू द फर्स्ट। पहले आपने जो स्मॉल पाउडर को आपने लार्ज पाउडर में मिक्स करना है तो आपने वाटर में पहले स्मॉल पाउडर की क्वांटिटी ले लेनी है, फिर सेकंड जो आपकी लार्ज क्वांटिटी है उसको भी आपने इक्वल वॉल्यूम में फर्स्ट के साथ मिक्स करना है। मोटर और पेस्टल के थ्रू आप उसको इक्वली मिक्स करते जाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर को ऐड करते जाएंगे ताकि वॉल्यूम इक्वल हो जाए और आप उसको फिर मोटर और पेस्टल के थ्रू मिक्स करते जाएंगे। Mixing by trituration is the way a powder or liquid ingredient is incorporated into a base। आप trituration का प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं जब आप अपने ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स को आप किसी बेस में इनकॉर्पोरेट करें और उसको मिक्स करें। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिसके थ्रू आप डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। आप मिक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप डबलिंग अप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आप ट्राइट्यूरेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन टेक्निक्स के थ्रू अपनी डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। फिर ये कुछ इक्विपमेंट्स है जो आप डिस्पेंसिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मोटर और पेस्टल हो गया, ये स्टेरर हो गया। मिक्सिंग के लिए स्पैचुला, जब आप बल्क कंटेनर से अपनी ड्रग को उठाते हैं। ये सिरिंज हो गया, अगर आपने कोई भी व्हीकल ऐड करना है तो आप सिरिंज के थ्रू कर सकते हैं इन अप्रोप्रिएट एमएल्स। ये आपकी हो जाएगी बेस प्लेट जिसके ऊपर आप अपनी ड्रग्स को ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। यह हो गया मोटर पेस्टल अगेन। और ये आपके पास बीकर्स या ऐसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स वगैरह जिसके थ्रू भी आप अपने डिस्पेंसिंग को कर सकते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास क्लीन होने चाहिए और हमेशा अपनी जगह पे होने चाहिए ताकि आपको डिस्पेंसिंग के दौरान कोई इश्यूज़ ना आए। What should the record of extemporaneous product prepare include? आप अपने extemporaneous product जब भी बनाते हैं तो आपने कौन कौन से रिकॉर्ड्स को अपने पास रखना होता है अपनी डायरी में। फर्स्ट है हमारे पास फार्मूला, कि आपने फार्मूला मस्ट लिखना होता है कि किस फार्मूला के थ्रू आपने इसको बनाया है। इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटीज़, आपने इंग्रेडिएंट्स नोट करने होते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए, कौन सा एक्टिव ड्रग आपने यूज़ किए, कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ किए, कौन सा व्हीकल यूज़ किए, कौन सी बेस यूज़ किए। तो आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटीज़ को भी अपने पास नोट करेंगे। सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स को भी आप अपने पास लिखेंगे कि आपने किस मैन्युफैक्चरर के थ्रू आपने अपने इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई करवाई है, तो वो सोर्स भी आपने लिखना है। बैच नंबर्स आपने लिखने हैं एंड एक्सपायरी डेट्स भी आपने सारे इंग्रेडिएंट्स की लिखनी है। यूज़ बाय डेट ऑफ प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट, आपने वो डेट भी लिखनी है, वो डेट भी मेंशन करनी है जिसमें आपने प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया था।
तो ये सारी चीज़ें, ये रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है जब भी आप डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग करें, और ये रिकॉर्ड आप 2 इयर्स तक मिनिमम अपने पास रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ आप अपने पास ज़्यादा टाइम के लिए भी इस रिकॉर्ड को रख सकते हैं। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।